हमारे आज के पिटारे में बलजीत सिंह मितवा का एक लेख है। शीर्षक है सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत। और ये लेख ऐसा है जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें एक तरह से ब्रेक लगाने को कहता है। हाँ, एक पल ठहर कर पीछे देखने को। बिल्कुल, एक बार पीछे मुड़कर देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये कोई हल्की फुल्की रीडिंग नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक ने समाज के कुछ ऐसे कड़वे सच पर उंगली रखी है जिन्हें हम अक्सर कालीन के नीचे छिपा देते हैं। हाँ, अनदेखा कर देते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद लेखक के 3 मुख्य बिंदुओं को समझना होगा। ठीक है। पहला है शादी ब्याह के रिश्तों में खोखलापन। ओके। दूसरा, असली शिक्षा की कमी। ओके। और तीसरा, प्रकृति से हमारा जो नाता टूट रहा है वो। और ये तीनों जुड़े हुए हैं आपस में। वही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम देखेंगे कि ये तीनों मुद्दे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, वैवाहिक अपरिपक्वता। लेखक की शुरुआत ही बहुत दमदार है। वो कहते हैं कि हमारा समाज खासकर शादी के मामले में एक अंधी दौड़ में शामिल हो गया है। अंधी दौड़, क्या शब्द इस्तेमाल किया है ना? बस बाहरी चमक दमक देखी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, और बस रिश्ता तय। और यहीं पर वो एक और शब्द इस्तेमाल करती हैं, दोषपूर्ण निर्णय। दोषपूर्ण निर्णय। हाँ, ये सिर्फ एक गलती नहीं है। उनका तर्क है कि लड़के के स्वभाव, उसकी आदतों, उसके चाल चलन को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना, ये एक ऐसी लापरवाही है जिसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। और वो कीमत कौन चुकाता है? पूरा परिवार, पर सबसे ज्यादा लड़की। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप सिर्फ किताब का कवर देकर उसे खरीद लें और बाद में पता चले कि अंदर के पन्ने तो या तो खाली हैं या दीमक लगे हुए हैं। और ये बात तब और ज्यादा चुभती है जब लेखक बेटी की लाचारी का जिक्र करते हैं। हाँ, जरा सोचिए, एक लड़की उस जहरीले माहौल से, उस रोज रोज के क्लेश से तंग आकर अपने माँ बाप के घर वापस आती है, एक उम्मीद लेकर, एक सहारे की उम्मीद में। और वहां उसे क्या सुनने को मिलता है? लोग क्या कहेंगे। उफ, ये एक वाक्य। और इसी एक डर से, जिसे लेखक बेवकूफी कहते हैं, पढ़े लिखे परिवार भी उसे वापस उसी आग में धकेल देते हैं। और इसी दर्द पर लेखक ने वो पंक्ति लिखी है जो किसी को भी झकझोर कर रखते। कौन सी? वो कहते हैं, यह कन्यादान नहीं बल्कि कन्या का बलिदान है। ओह। दान और बलिदान में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, लेकिन यहाँ लेखक ने उस एक अक्षर से समाज के पूरे पाखंड को उजागर कर दिया है। बात तो बहुत गहरी है। दान में आप किसी की भलाई सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो आप जानबूझकर किसी को कुर्बान कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए। पर इसका असर सिर्फ उस लड़की तक तो सीमित नहीं रहता होगा, उस एक परिवार तक? बिल्कुल नहीं। और यहीं लेखक हमें इस समस्या की जड़ों की गहराई दिखाते हैं। अच्छा। वो एक सवाल पूछते हैं कि जिस घर में पिता शराबी हों, माँ रोज बेइज्जत हो रही हों, वहाँ जो बच्चे पल रहे हैं उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? बात है, वो क्या सीखेंगे? वो बच्चे हिंसा और अपमान को ही नॉर्मल मानकर बड़े होते हैं। लेखक कहते हैं कि वो उसी विकृति को संस्कार समझकर अपना लेते हैं। और फिर ये नशे और कलह की आग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है, एक साइकिल जिसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये बातें सुन के तो काफी निराशा होती है। अगर परिवार ही अपनी बेटियों को इस दलदल में धकेल रहा है तो फिर उम्मीद की किरण कहाँ से आएगी? क्या लेखक सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देते हैं या कोई रास्ता भी सुझाते हैं? नहीं, वो रास्ता सुझाते हैं, और वो रास्ता है शिक्षा। शिक्षा। लेकिन रुकिए, यहाँ शिक्षा का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं, डिग्री, सर्टिफिकेट या अच्छी नौकरी, वो नहीं। अच्छा, तो फिर उनके लिए शिक्षा का क्या मतलब है? उनके लिए असली शिक्षा वो है जो इंसान को संस्कारित बनाए। संस्कारित और संवेदनशील बनाए। सही है। जो आपको दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाए। लेखक का मानना है कि आज की स्कूली पढ़ाई हमें सिर्फ सूचनाएं दे रही है, सामाजिक समझ नहीं। जानकारी और समझदारी में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, गूगल आपको जानकारी दे सकता है, पर विवेक और सहानुभूति तो वो तो समाज और परिवार से ही सीखने को मिलती है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। डिग्री हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन उसे असल जिंदगी में लागू करना, यानी बराबरी का बर्ताव करना, वही शिक्षा की असली परीक्षा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेखक के हिसाब से तो हमारे समाज में बहुत से डिग्री धारक अनपढ़ लोग हैं। वाह। लेखक इसी सामाजिक समझ को सीधे सीधे जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता से जोड़ते हैं। ठीक है।
उनके लिए पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप मर्द और औरत में भेदभाव न करें। अगर आपकी बड़ी बड़ी डिग्रियां आपको अपने ही घर की औरतों की इज्जत करना नहीं सिखा पाई, तो वो डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। बस यही बात है। ठीक है, मान लिया कि समानता जरूरी है, लेकिन ये आएगी कैसे? बातें करना तो आसान है, पर इसे घर के अंदर लागू कैसे किया जाए? हाँ, और लेखक सिर्फ हवाई बातें नहीं करते, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल जमीनी हल देते हैं। क्या? समान भागीदारी। समान भागीदारी? मतलब उनका कहना है कि जैसे हम बेटों को घर के बाहर के कामों में, पैसों के हिसाब किताब में, जमीन जायदाद के मामलों में शामिल करते हैं, हाँ, उन्हें जिम्मेदार बनाते हैं। ठीक वही मौके, वही अहमियत हमें बेटियों को भी देनी होगी घर के अंदर। मतलब जब घर में कोई बड़ा फैसला हो रहा हो तो बेटी की राय भी उतनी ही मायने रखे जितनी बेटी की। हाँ, उसे सिर्फ चुपचाप कोने में बैठी दर्शक नहीं, बल्कि एक एक्टिव भागीदार बनाना होगा। ठीक यही बात। जब तक बेटी को घर के फैसलों में, घर की जिम्मेदारियों में बराबर का हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो पराया धन वाली सोच की बेड़ियों में जकड़ी रहेगी। बिल्कुल, वो हमेशा खुद को एक मेहमान समझेगी, घर की मालिक नहीं। लेखक के मुताबिक शिक्षा की असली कीमत तभी है जब वो घर के अंदर इस बराबरी की नींव रख सके। बाहर दुनिया बदलने से पहले घर की सोच बदलनी होगी। हाँ, और शिक्षा में यही बराबरी की कमी हमें लेखक के तीसरे और शायद सबसे बड़े मुद्दे पर लाती है। जिस तरह हमने बेटियों को पराया धन मानकर घर के फैसलों से बाहर कर दिया, शायद उसी तरह हमने खुद को प्रकृति का मालिक समझकर उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया है। क्या बेहतरीन कनेक्शन बनाया है। ये दोनों एक ही मानसिकता की उपज लगती है। लेखक भी यही इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गांव की आत्मा उसकी शामलात यानी साझा जमीन, कुओं और तालाबों में बसती थी। शामलात? ये सिर्फ जमीन के टुकड़े या पानी के गड्ढे नहीं थे, ये पूरे गांव के जीवन के केंद्र थे। शामलात, ये शब्द सुनते ही एक भूली बिसरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। एक ऐसी जगह जहां गांव के सब लोग मिलते थे, जानवर पानी पीते थे, बच्चे खेलते थे। बिल्कुल, ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर था, एक सामाजिक गोंद जो सबको जोड़कर रखता था। लेकिन इसका एक और बहुत जरूरी पहलू था जो लेखक ने उठाया है, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। अच्छा, ये शामलात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी, ये बेसहारा जानवरों, पक्षियों और न जाने कितने छोटे छोटे जीवों का घर थी। ये पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती थी। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखक बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग प्रकृति की भाषा पढ़ना जानते थे। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। तालाब के किनारे लगे कुछ खास पेड़ पौधे या वहां रहने वाले जीव जंतु उनके लिए एक अलार्म की तरह काम करते थे, एक तरह का नेचुरल वार्निंग सिस्टम। हाँ। अगर उनमें कोई अजीब बदलाव दिखता तो वो समझ जाते थे कि कोई बीमारी या प्राकृतिक आफत आने वाली है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं था। हाँ, ये सदियों के अनुभव से आया हुआ गहरा ज्ञान था। पर लेखक अफसोस जताते हैं कि हम आधुनिक लोगों ने अपने किताबी ज्ञान के घमंड में उस पारंपरिक समझ को नजरअंदाज कर दिया। हमने खुद को प्रकृति से ज्यादा समझदार मान लिया। और इसका नतीजा हमारे सामने है। हमने उस अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया, कुएं मिट्टी से पाट दिए गए ताकि उन पर घर बन सकें, तालाब सुखा दिए गए, शामलात की जमीनों पर कब्जे हो गए। हमने सोचा कि हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम ये भूल गए कि हम उसी का एक हिस्सा हैं। और इसी पर लेखक वो सबसे कठोर और शायद सबसे सच्ची बात कहते हैं। उनके शब्दों में, ये प्रकृति का विनाश नहीं बल्कि मानव जाति का स्वयं के हाथों लिखा जा रहा मृत्यु लेख है। ये लाइन सुन के तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं लग रही, ये तो एक चेतावनी है, एक सीधी चेतावनी। और यही सबसे डरावनी बात है। मृत्यु लेख मतलब अपनी मौत का फरमान हम खुद लिख रहे हैं। अगर हम आज अपने चारों तरफ देखें, बेमौसम बरसात, सूखा, बाढ़, हवा में जहर, पानी की कमी, तो लेखक की ये चेतावनी सच होती हुई दिखती है। हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो इन सभी बातों को समेटते हुए, टूटते रिश्ते, खोखली शिक्षा और तबाह होती प्रकृति, लेखक आखिर में कहना क्या चाहते हैं? वो हमें कहाँ ले जाकर छोड़ते हैं? वो हमें निराशा में नहीं छोड़ते, वो एक सीधी और सरल अपील करते हैं। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं बताते। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर हम आज नहीं जागे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को विरासत में क्या देकर जाएंगे? सिर्फ नशा, परिवार में कलह और सूखी बंजर धरती? क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया चाहते हैं? सवाल तो बहुत बड़ा है, और इसका जवाब भी हम सबके पास है।
उनकी आखिरी पुकार एक सकारात्मक बदलाव के लिए है, एक आह्वान है। एक कॉल टू एक्शन। हाँ, वो कहते हैं कि रिश्तों में थोड़ा सब्र लाओ, बेटियों को इज्जत और बराबरी का हक दो और अपनी मिट्टी, अपने पानी, अपने पेड़ों की हिफाजत करो। लेखक के अनुसार पुरुषार्थी या कामयाब जीवन वही है जो समाज को एक सही दिशा दे। ये सिर्फ हमारी निजी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम अकेले इसे ठीक नहीं कर सकते, हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में अटक गया। बताइए। लेखक ने गांव की शामलात का जिक्र किया। वो एक साझा जमीन थी, एक फिजिकल स्पेस जो पूरे समुदाय को और वहां के इकोसिस्टम को एक साथ जोड़कर रखती थी। एक कॉमन ग्राउंड। हाँ। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस डिजिटल और शहरी जिंदगी में हमारी शामलात क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। वो कौन सी साझा जगह, कौन सा साझा विचार या कौन सी साझा विरासत है जिसे हमें मिलकर बचाने की जरूरत है, ताकि हम अपना सामूहिक मृत्युलेख लिखने से बच सकें।